हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा था। इस संयोजकता बंध सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, संकुलों के बनने, उनके चुंबकीय गुणों व ज्यामिति आदि की व्याख्या करने में काफ़ी सफल रहा है। फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जिनकी वजह से इस नियम का अब केवल ऐतिहासिक महत्व ही रहा है। वर्तमान में संक्रमण तत्वों के संकुलों के व्यवहार की व्याख्या में इस सिद्धांत का अधिक उपयोग नहीं होता है। तो वो कौन सी सीमाएं हैं जिनकी वजह से इस सिद्धांत का अभी अधिक उपयोग नहीं हो पाता है? वो निम्न प्रकार से हैं। संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं। इसकी व्याख्या वीबीटी द्वारा नहीं की जा सकती। जब कोई कॉम्प्लेक्स है ट्रांजिशन मेटल से बना हुआ, अगर हम उसको सॉल्यूशन बनाएं उनका, तो उनके सॉल्यूशन कलरफुल होते हैं। तो इस सिद्धांत द्वारा, इस वीबीटी द्वारा इस चीज़ की व्याख्या नहीं की जा सकती है कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का विलयन है वो रंगीन क्यों होता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है, धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएंगे एवं बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएंगे, इस बात की स्पष्ट व्याख्या वीबीटी द्वारा नहीं की जा सकती है। हमने पिछले उदाहरणों में देखा है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जैसे कि साइनाइड हुआ, ये आंतरिक जो डी कक्षक हैं उनमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका युग्मन करके लिगेंड के लिए डी कक्षक उपलब्ध कराते हैं। जबकि जो वीक लिगेंड हैं वो इन आंतरिक N-1 डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वह यह नहीं बता पाती है कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएंगे और बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएंगे। आंतरिक कक्षक संकुल वही होते हैं जिनमें संकरण में N-1 डी कक्षकों का उपयोग होता है, और बाह्य कक्षक संकुल वो होते हैं जिनके संकरण में N डी कक्षकों का उपयोग होता है। तो इस सिद्धांत द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि कौन से कंपाउंड, कौन से मेटल्स बाह्य कक्षक संकुल बनाएंगे और कौन से मेटल आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे। तो इस आधार पर हम इसको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है कि संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। हमें ये पता है कि जो चुंबकीय गुण हैं वो किसी संकुल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर तय किए जाते हैं। तो जिस संकुल के केंद्रीय धातु आयन के कक्षकों में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो संकुल अनुचुंबकीय होगा, और जिस संकुल के केंद्रीय धातु के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो पराचुंबकीय डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन यह अनुचुंबकत्व कितना होगा, इसकी व्याख्या इस वीबीटी सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। चौथा जो पॉइंट है इसका वो यह है कि कई संकुलों की ज्यामिति डिस्टोर्टेड होती है, विकृत होती है। तो इसकी व्याख्या भी इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। कुछ संकुल बनते हैं, उस संकुल की जो ज्यामिति बनती है उस ज्यामिति में विकृति आ जाती है। जो एक आइडियल जो ज्योमेट्री होती है उससे कुछ डिस्टोर्शन हो जाता है, जिसमें इनके बंध गुणों में परिवर्तन आ जाता है, और ऐसी ज्यामिति को हम विकृतीय ज्यामिति कहते हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा यह भी पता नहीं चलता कि ये विकृति क्यों आई है। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि कोबाल्ट सेकेंड
व कॉपर सेकंड दोनों की ज्यामिति को समझाने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार यह व्याख्या दी जाती है कि एक अयस्क इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में उत्तेजित होता है, लेकिन ऐसा होने पर दोनों संकुलों में समान अपचाय गुण नहीं आते। इसका स्पष्टीकरण इस सिद्धांत के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा, इसमें कुछ एग्जाम्पल कॉपर के और कुछ एग्जाम्पल कोबाल्ट के थे। जैसे कि हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड, इस संकुल में एक जो डी इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर 3D से 4D कक्षक में चला जाता है और 3D में 2D कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और D2sp3 संकरण बनता है। इस प्रकार से संकुल का निर्माण होता है। तो इस संकुल की जो ज्यामिति है वो अष्टफलकीय होती है और एक अयस्क इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस एक अयस्क इलेक्ट्रॉन की वजह से इनमें अनुचुंबकीय गुण भी होता है। अब चूंकि ये एक अयस्क जो इलेक्ट्रॉन है 3D कक्षक से उत्तेजित होकर 4D कक्षक में चला गया है, तो यह नाभिक से दूर हो गया, तो इसलिए इसको आसानी से त्यागा जा सकता है और इलेक्ट्रॉन त्यागना एक प्रबल अपचायक का गुण है। तो यह संकुल एक प्रबल अपचायक के भांति व्यवहार करता है। तो ऐसा ही कॉपर के केस में भी होता है, कॉपर सेकंड केस में भी होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न कक्षक से n-1 डी कक्षक से, यानी जो उसका 3D n-d कक्षक है उससे 4p कक्षक में उत्तेजित हो जाता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर यह व्याख्या नहीं की जा सकती है कि एक अयस्क इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होने के बाद में दोनों संकुलों में समान अपचाय गुण क्यों नहीं आ पाते हैं। इसका स्पष्टीकरण VBT से नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है किसी इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो कोबाल्ट सेकंड व कॉपर सेकंड संकुल बनने में इनको इतनी ऊर्जा कैसे मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन 3D से 4D कक्षकों में चले जाते हैं। यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर पाता कि जो इसके एक्साइटेशन के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा कहाँ से आती है। संकुल बनने में जो ऊर्जा परिवर्तन की मात्रा गणना भी इसमें नहीं की जा सकती है, यानी इस सिद्धांत के आधार पर हम किसी संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन की मात्रा की गणना नहीं कर सकते हैं। तो इन कमियों के होने की वजह से नया सिद्धांत दिया गया जिसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे।